नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि यदि आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध दहेज की डिमांड को लेकर 498 की झूठी एफआईआर यदि रजिस्टर्ड करवा रखी है, यदि आपके विरुद्ध और आपके घर वालों के विरुद्ध आपकी पत्नी के द्वारा 498 आईपीसी में एक झूठी एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई जा चुकी है और जिसके परिणाम स्वरूप जिसके कारण दोस्तों यदि एक पत्नी के द्वारा अपने पति के विरुद्ध और ससुराल पक्ष के विरुद्ध यदि 498 आईपीसी में एक झूठा कोर्ट मुकदमा, एक झूठा कोर्ट केस दर्ज करवाया जा चुका है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी एक पति के लिए बहुत फायदे की साबित हो सकती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी अदालत, जी हां माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जी हां सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 498 आईपीसी के मामलों में सुनाए गए एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में, एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में, जी हां 2022 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 498 आईपीसी को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला, एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट सुनाया गया है, जिसके बारे में जानकारी होना एक पति के लिए बहुत आवश्यक है। जी हां दोस्तों, यदि एक पति को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए 498 के मामलों में सुनाए गए इस फैसले की, इस जजमेंट की जानकारी होगी तो एक पति इस फैसले की जानकारी अपने वकील साहब को भी दे सकता है। जी हां दोस्तों, यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 498 आईपीसी में सुनाए गए फैसले की एक पति के वकील साहब के द्वारा यदि जज साहब को इस फैसले का हवाला दिया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि जज साहब के द्वारा पति के हक में फैसला सुनाया जा सकता है। दोस्तों 498 आईपीसी के फैसले के दौरान एक पति के हक में फैसला सुनाया जा सकता है। दोस्तों इस बात की भी पूरी संभावना है कि जज साहब के द्वारा सुनाए गए फैसले में एक पत्नी की हार होना निश्चित है। जी हां दोस्तों, 498 आईपीसी के कोर्ट केस में एक पति को और उसके घर वालों को बाइज्जत बरी होने की पूरी संभावना है। जी हां दोस्तों, इस बात की पूरी संभावना है कि उस पत्नी के पति और ससुराल पक्ष के लोग कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी हो सकते हैं यदि एक पति के वकील साहब के द्वारा 498 आईपीसी में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए इस ऐतिहासिक फैसले का, इस महत्वपूर्ण फैसले का यदि हवाला कोर्ट में दिया जाता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि फैसला, क्योंकि यह जजमेंट देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जी हां माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह फैसला अभी हाल ही में सुनाया गया है, यह 2022 में सुनाया गया है, तो ऐसे में दोस्तों इस फैसले का, इस जजमेंट का हवाला देश की सभी कोर्ट में, जी हां देश की सभी कोर्ट में यह फैसला मान्य होगा। जी हां दोस्तों, यह फैसला या जजमेंट देश की सभी अदालतों में मान्य होगा, क्योंकि यह फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जी हां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। दोस्तों इस मामले में हुआ यह था कि एक पत्नी के द्वारा अपने पति पर और ससुराल पक्षीय लोगों पर, जी हां इस केस में एक पत्नी ने अपने पति पर, अपनी जेठ जेठानी पर, अपनी सास पर और अपने पति की भतीजी पर दहेज की डिमांड को लेकर झूठे आरोप लगाए थे। जी हां दोस्तों, इस केस में एक पत्नी के द्वारा यह कहा गया था कि उसके पति के द्वारा और उसके ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा उससे दहेज में कार लाने की डिमांड की जाती है। यदि वह महिला उनकी डिमांड को पूरी नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा उसको धमकी दी गई है कि उसका जबरदस्ती गर्भपात करवा दिया जाएगा। जी हां, उसका जबरदस्ती एबॉर्शन करने की धमकी उसके पति के द्वारा और उसके ससुराल पक्ष के द्वारा उसे दी गई है, ऐसा उस महिला का कहना था। दोस्तों ऐसे आरोप लगा करके वह महिला अपने पति के विरुद्ध, अपने जेठ जेठानी के विरुद्ध, अपनी सास के विरुद्ध और अपने पति की भतीजी के विरुद्ध एक पुलिस में शिकायत, एक एफआईआर रजिस्टर्ड करवा देती है। दोस्तों जहां उस पत्नी के द्वारा, जहां उस महिला के द्वारा अपने पति के विरुद्ध और अपने जेठ जेठानी के विरुद्ध, अपनी सास के विरुद्ध और अपने पति की भतीजी के विरुद्ध जहां दहेज की डिमांड को लेकर 498 आईपीसी में एक कोर्ट केस, 498 आईपीसी की धारा लगवा दी जाती है, वहीं उस पत्नी के द्वारा, उस महिला के द्वारा अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध मारपीट किए जाने को लेकर, जी हां 323 आईपीसी की धारा भी लगवा देती है। वहीं उस महिला के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि उसके पति और उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे घर में बंद करके रखते हैं। इस आधार पर वह महिला अपने पति पर और ससुराल पक्ष के लोगों पर 341 आईपीसी की धारा भी लगवा देती है। वहीं वह महिला अपने पति पर और ससुराल पक्ष के लोगों पर चोरी के इल्जाम भी लगाती है। जी हां, चोरी के आरोप भी उस पत्नी के द्वारा लगाए जाते हैं, जिसके आधार पर वह महिला 389, जी हां 379 आईपीसी की धारा भी लगवा देती है। वहीं वह महिला अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर, वहीं उस महिला के द्वारा यह भी आरोप लगाया जाता है कि उसके ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है। इस आधार पर वह महिला अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर 354 आईपीसी में भी शिकायत करवा देती है। जी हां, 354 आईपीसी की धारा भी लगवा दी जाती है। दोस्तों कुल मिलाकर उस पत्नी के द्वारा अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर जहां 498 आईपीसी
की धारा लगवाई जाती है। वहीं 323 आईपीसी, 354 आईपीसी, 389, जी हाँ 379 आईपीसी और 34 आईपीसी में एक एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस पत्नी के, जी हाँ उस पत्नी के पति और उस पत्नी की जेठ जेठानी, उस पत्नी की सास के पति की भतीजी के ऊपर उस महिला के दोबारा दहेज की डिमांड को लेकर और अन्य धाराओं में एक आपराधिक मुकदमा, एक कोर्ट केस दाखिल करवा दिया जाता है, रजिस्टर्ड करवा दिया जाता है, दर्ज करवा दिया जाता है। एक आपराधिक मुकदमा, एक आपराधिक कोर्ट केस दाखिल करवा दिया जाता है, दर्ज करवा दिया जाता है। दोस्तों यह मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज साहब के द्वारा, जी हाँ मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा यह फैसला सुनाया जाता है कि प्रथम दृष्टया, जी हाँ प्राइमा फेसाई देखने पर एक पति के विरुद्ध और ससुराल पक्ष के विरुद्ध उस महिला के जेठ जेठानी, उस महिला की सास और भतीजी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं दिखाई देती है। इस आधार पर मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा उस महिला के जेठ जेठानी, उस महिला की सास और उस महिला की भतीजी के ऊपर लगाई गई सभी धाराओं को हटा दिया जाता है। वहीं मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा उस महिला के पति के विरुद्ध 498 ए आईपीसी में और 323 आईपीसी की धाराओं में मामले में संज्ञान लिया जाता है। दोस्तों इस मामले में बाद में दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो जाता है, जी हाँ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिसके बाद यह मामला बंद हो जाता है और वह महिला वह पत्नी वापस अपने मैट्रिमोनियल होम में, वापस अपने ससुराल में रहने के लिए चली जाती है। दोस्तों उस पत्नी के दोबारा, उस महिला के दोबारा यह एफआईआर सन 2017 में रजिस्टर्ड कराई गई थी। वहीं दोस्तों कुछ समय तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन बाद में वही महिला, वही पत्नी अपने पति पर और ससुराल पक्ष के लोगों पर 2 साल के बाद, जी हाँ 2019 में एक बार फिर से वह महिला, वह पत्नी अपने पति पर और ससुराल पक्ष के लोगों पर ऐसे ही आरोप लगा करके, ऐसे ही स्टोरी बनाकर, ऐसे ही स्टोरी कॉपी पेस्ट करके वह महिला फिर से एक एफआईआर अपने पति के विरुद्ध और ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध रजिस्टर्ड करवा देती है, दर्ज करवा देती है। जी हाँ दोस्तों 2 साल के बाद 2019 में उस महिला के दोबारा, उस पत्नी के दोबारा पुलिस में दी गई शिकायत में, कंप्लेंट में यह कहा जाता है कि उसके पति और उसके जेठ जेठानी, उसकी सास और उसके पति की भतीजी उससे दहेज में कार लाने की डिमांड करते हैं। यदि उनकी डिमांड को उस महिला के द्वारा पूरा नहीं किया जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे धमकी देते हैं कि वह उसका जबरदस्ती गर्भपात करवा देंगे, उसका जबरदस्ती एबॉर्शन करवा देंगे। उस महिला के द्वारा यह भी कहा जाता है कि उस महिला के द्वारा यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ मारपीट करते हैं। यही नहीं दोस्तों, उस महिला के द्वारा चोरी के इल्जाम भी लगाए जाते हैं। 389 आईपीसी में एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दी जाती है, आईपीसी की धारा 34 लगाई जाती है और उस महिला के द्वारा उससे छेड़खानी की आरोप भी लगाए जाते हैं। उसके साथ जोर जबरदस्ती करने के आधार पर उस महिला के द्वारा आईपीसी की धारा 354 भी लगवा दी जाती है। दोस्तों जब उस महिला के द्वारा, जब उस पत्नी के द्वारा अपने पति के विरुद्ध, अपने जेठ जेठानी के विरुद्ध, अपनी सास के विरुद्ध और अपने पति की भतीजी के विरुद्ध जब एक एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दी जाती है, जी हाँ दोस्तों, जब 2019 में उस पत्नी के द्वारा एक एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दी जाती है तो इस एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए उस महिला का पति और उस महिला के ससुराल पक्ष के लोग माननीय पटना हाईकोर्ट में, जी हां माननीय पटना हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 में एफआईआर क्वैश करवाने के लिए एक रिट पिटीशन दाखिल करवाते हैं। दोस्तों माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले में एफआईआर को क्वैश करने से मना कर दिया जाता है। दोस्तों माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले में सुनाए गए फैसले में यह कहा जाता है कि क्योंकि एक पत्नी के द्वारा, एक महिला के द्वारा अपने पति के विरुद्ध, अपने ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध बहुत गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए हैं, ऐसे में यह मामला एफआईआर क्वैश का नहीं बनता है। उस महिला के जेठ जेठानी के द्वारा, उस महिला की सास के द्वारा और उस महिला के पति की भतीजी के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जी हां सर्वोच्च न्यायालय में पटना हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध एक अपील दाखिल की जाती है। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस अपील में सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी तथ्यों को गहनता से देखा जाता है, गहराई से देखा जाता है। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि क्योंकि इस मामले में एक पत्नी के द्वारा अपने पति पर और ससुराल पक्ष के लोगों पर 2017 में ऐसी ही एक पुलिस कंप्लेंट, एक ऐसी ही एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई गई थी। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है क्योंकि उस मामले में पत्नी के बीच में और उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच में एक समझौता, एक कॉम्प्रोमाइज हो गया था, जिसके बाद वह पत्नी अपने मैट्रिमोनियल होम में, जी हां अपनी ससुराल में रहने को चली गई थी। वहीं उस पत्नी के दोबारा 2 साल के बाद 2019 में
फिर से ऐसे ही कंप्लेंट, ऐसे ही आरोप लगा करके अपने पति और ससुराल पक्ष के विरुद्ध 498 ए आईपीसी में, 323, 354 आईपीसी में, 389 और 34 आईपीसी में एक एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दी गई थी। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील में फैसला देते हुए यह कहा कि क्योंकि उस महिला के दोबारा जनरल ओमनिबस एलिगेशन लगाए गए थे, उस महिला के दोबारा कोई क्लियर, कोई स्पेसिफिक आरोप नहीं लगाए गए थे, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन अपने पति के विरुद्ध और ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध नहीं लगाए गए थे। दोस्तों, एक महिला के दोबारा यह कहा गया था, उस पत्नी के दोबारा यह कहा गया था कि उसके पति के दोबारा, उसके जेठ जेठानी के दोबारा, उसकी सास के दोबारा और उसकी भतीजी के दोबारा उससे दहेज में कार लाने की डिमांड की जाती है। यदि वह उनकी डिमांड को पूरा नहीं करेगी तो उसे उसके पति के दोबारा, ससुराल पक्ष के दोबारा यह धमकी दी गई है कि उसका जबरदस्ती गर्भपात करवा दिया जाएगा, उसका एबॉर्शन करवा दिया जाएगा। वहीं उस पत्नी के दोबारा यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि उसे जबरदस्ती बंद करके रखा जाता है। 341 आईपीसी की धारा भी लगाई जाती है। वहीं उस पत्नी के दोबारा यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है। जी हां, उसके साथ बल का प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर उस महिला के दोबारा 354 आईपीसी की धारा भी लगवाई जाती है। उस पत्नी के दोबारा चोरी के आरोप भी लगाए जाते हैं, 389 की धारा लगाई जाती है। वहीं दोस्तों, उस महिला के दोबारा, उस पत्नी के दोबारा 34 आईपीसी की धारा भी लगाई जाती है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दोबारा इस मामले में फैसला देते हुए यह कहा जाता है कि क्योंकि उस पत्नी के दोबारा कोई स्पेसिफिक एलिगेशन, जी हां, कोई क्लियर आरोप एक पत्नी के दोबारा नहीं लगाए गए हैं। दोस्तों, इस मामले में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इस मामले में उस पत्नी को, उस महिला को चाहिए था कि वह स्पेसिफिक तौर पर यह बताती, जी हां, क्लियर तौर पर यह बताती कि यदि उसके दोबारा दहेज की डिमांड की जा रही है तो किसके दोबारा की जा रही है, कब की जा रही है। यदि उसके दोबारा मारपीट की जाती है तो किसके दोबारा की जाती है, कब की जाती है। यदि उस महिला के साथ बल का प्रयोग किया जाता है तो किसके दोबारा किया जाता है, कब किया जाता है। यह कह देना कि उसके पति और उसके ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, सभी लोग उससे दहेज की डिमांड करते हैं, यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं माना जा सकता है। वहीं दोस्तों, यदि कोई महिला, कोई पत्नी कोर्ट में कहती है कि उसके साथ उसके पति के दोबारा, ससुराल के लोगों के दोबारा मार पिटाई की जाती है, तो ऐसे मामलों में एक पत्नी के पास कोई पर्याप्त एविडेंस, कोई सबूत होना चाहिए। जी हां, कोई मेडिकल एविडेंस होना चाहिए जिसके आधार पर वह महिला कह सकती है कि उसके साथ मार पिटाई की जाती है। दोस्तों, बिना किसी मेडिकल एविडेंस के कोई आरोप लगाया जाता है तो ऐसे मामलों में सच्चाई प्रतीत नहीं होती है। वहीं दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया क्योंकि पत्नी के द्वारा जनरल ओमनिबस एलिगेशन लगाए गए हैं, पर इकट्ठे आरोप लगाए जाना कोई, जी हां, एक पति के विरुद्ध और ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध सभी पर एक जैसे आरोप लगाए जाने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। जी हां दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि यदि ऐसे मामलों में, जी हां, यदि ऐसे मामलों में 498 ए आईपीसी के मामलों में यदि एक पत्नी के द्वारा अपने पति के विरुद्ध और ससुराल के सभी लोगों के विरुद्ध एक जैसे आरोप लगा दिए जाते हैं, किसी का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं दिखाया जाता है, किसी का कोई क्लियर रोल नहीं दिखाया जाता है। दोस्तों, इस मामले में फैसला सुनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि यदि कोई महिला अपने पति के विरुद्ध और अपने ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध यदि 498 ए आईपीसी में कोई एफआईआर रजिस्टर करवाती है, यदि कोई महिला अपने पति के विरुद्ध, अपने ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध यदि कोई आरोप लगाती है, तो ऐसे में उस महिला को स्पष्ट तौर पर यह बताना चाहिए, जी हां, उस महिला को क्लियर तौर पर यह बताना चाहिए कि वह जिन व्यक्तियों पर आरोप लगा रही है, तो ऐसे में किस व्यक्ति का कितना कसूर है, किस व्यक्ति का कितना दोष है। जी हां दोस्तों, यदि कोई महिला सामान्य तौर पर एक जैसे आरोप अपने पति पर, अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर लगा देती है, महिला यह आरोप लगाती है, यह एलिगेशन लगाती है कि उसके पति के द्वारा, उसके ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा, जी हां, सभी के द्वारा उससे दहेज की डिमांड की जाती है, सभी के द्वारा उसे मारा पीटा जाता है, सभी के द्वारा उससे बल का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, उसके साथ मार पिटाई की जाती है। ऐसे मामलों में यदि कोई महिला अपने पति के विरुद्ध, ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध एक जैसे सामान्य आरोप लगा देती है, तो ऐसे में कोर्ट के द्वारा महिला को किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, इस आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जी हां, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस महिला के जेठ जेठानी पर लगाई गई सभी धाराओं को, उस महिला की सास पर लगी गई सभी धाराओं को और उस महिला के पति की भतीजी पर लगाई गई सभी धाराओं को निरस्त कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। वहीं दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात को हाईलाइट करके बताया गया है, इस बात को जोर देकर कहा गया है कि यदि ऐसे मामलों में निराधार आरोपों के आधार पर, बेसलेस एलिगेशन के आधार पर, या कह लें कि जनरल ओमनिबस एलिगेशन के आधार पर, या कह लें कि सामान्य आरोपों के आधार पर यदि कोई महिला के द्वारा
यदि किसी महिला के द्वारा कोई 498A आईपीसी की एक एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई जाती है तो ऐसे मामलों में यदि हाईकोर्ट के द्वारा भी 498A आईपीसी की एफआईआर को क्वैश नहीं किया जाता है और यदि कोर्ट के द्वारा पति के विरुद्ध और महिला के ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध एक कोर्ट ट्रायल चलाए जाने की, एक कोर्ट मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दे दी जाती है, एक परमिशन दे दी जाती है, तो ऐसे मामलों में यह कहा जा सकता है कि यह एब्सोल्यूट मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। या जी हाँ दोस्तों, ऐसे मामलों में, ऐसी सिचुएशन में न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग किया जाना कहा जा सकता है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात को भी जोर देकर कहा गया है, इस बात को भी हाईलाइट देकर कहा गया है कि यदि एक महिला के द्वारा, एक पत्नी के द्वारा रजिस्टर्ड करवाएगी 498A आईपीसी की झूठी एफआईआर के आधार पर यदि एक पति के विरुद्ध और उसके घर वालों के विरुद्ध यदि 498A आईपीसी का कोई कोर्ट मुकदमा, कोई कोर्ट केस चलता है और यदि कोर्ट ट्रायल पूरा हो जाने के बाद यदि कोर्ट के फैसले में उस महिला के पति को और ससुराल पक्ष के लोगों को बाद में बेकसूर साबित कर दिया जाता है, बाद में बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, निर्दोष साबित कर दिया जाता है, या कह लें कि उस महिला के पति को और ससुराल पक्ष के लोगों को एक्विटल कर दिया जाता है, तो ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि भले ही उस महिला का पति और उसके ससुराल पक्ष के अन्य लोग 498A आईपीसी के झूठे कोर्ट केस में बाद में निर्दोष साबित होते हैं, एक्विटल हो जाते हैं, तो ऐसे मामलों में निर्दोष होते हुए भी जो उन पर सीवियर सकार लगता है, या कह लें कि गंभीर धब्बा लग जाता है, या कह लें कि ऐसे मामलों में उस महिला के पति और उसके ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर 498A आईपीसी का एक झूठा कोर्ट केस चलाए जाने के बाद, एक झूठा कोर्ट मुकदमा चलाए जाने के बाद जो उनकी समाज में प्रतिष्ठा को, रेपुटेशन को क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। ऐसे मामलों में यदि किसी निर्दोष पति के विरुद्ध और उसके घरवालों के विरुद्ध झूठा 498A आईपीसी का कोर्ट केस चलाया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है, तो यह कहा जा सकता है कि यह न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग है। जी हाँ, मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जा सकता है। दोस्तों, इस मामले में फैसला सुनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि देश की ज्यादातर हाई कोर्ट के द्वारा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले भी 498A के मामलों में फैसला सुनाते हुए यह कहा जा चुका है, यह स्पष्ट किया जा चुका है कि 400 महिला को एक सुरक्षा कवच के तौर पर, एक ढाल के तौर पर प्रदान किया गया था। वहीं दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि 498A आईपीसी का ज्यादातर महिलाओं के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, उसका मिसयूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 498A आईपीसी को ज्यादातर महिलाएं एक हथियार के तौर पर प्रयोग कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर महिलाएं 498A आईपीसी का प्रयोग केवल और केवल अपनी अनुचित बातों को मनवाने के लिए, अपनी उल्टी सीधी बातों को मनवाने के लिए अपने पति के विरुद्ध, अपने ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल करती हैं। ज्यादातर महिलाएं 498A आईपीसी का प्रयोग अपने ससुराल पक्ष के लोगों को, अपने पति को सबक सिखाने के नियत से, उन्हें परेशान करने की नियत से, उनसे बदले की भावना से, दुर्भावनापूर्ण भावना से 498 का मिसयूज एक पत्नी के द्वारा किया जाता है। ज्यादातर महिलाओं के द्वारा 498A का दुरुपयोग किया जाता है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2022 में 498A आईपीसी के मामलों में सुनाया गया यह महत्वपूर्ण फैसला, यह लैंडमार्क जजमेंट था। कहकशा कोसर अलियास सोनम बनाम बिहार राज्य। जी हाँ दोस्तों, इस मामले में फैसला सुनाते हुए जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस महिला के, उस पत्नी के, जेठ जेठानी के विरुद्ध, उसकी सास के विरुद्ध और उसके पति के भतीजी के विरुद्ध लगाई गई सभी धाराओं को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। वहीं दोस्तों, इस मामले में फैसला सुनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि क्योंकि उस महिला के पति के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका, कोई अर्जी नहीं लगाई गई थी, तो इस आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके पति को कोई राहत नहीं दी जाती है। वहीं दोस्तों, इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यदि इस मामले में महिला के पति के द्वारा भी अपने रिश्तेदारों के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका, एक अर्जी लगाई जाती, तो इस मामले में इस बात की पूरी संभावना थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके पति के विरुद्ध भी लगाई गई सभी धाराओं को निरस्त किया जा सकता था, डिसमिस किया जा सकता था, और इस मामले में उस महिला के पति को भी एक राहत दी जा सकती थी। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे यह भी अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानूनी जानकारी वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।